हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी स्टैंडर्ड का बायमेटलिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई बायमेटलिज्म किसे कहते हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोज में मोनोमेटलिज्म को डिटेल में कवर किया था। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, सारी की सारी चीजों को हमने डिटेल में कवर किया था। होता क्या है कि देखिए, जो मोनोमेटलिज्म होता है, अब मोनो प्लस मेटलिज्म, ठीक है। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक मेटल से बना हुआ सिक्का, और स्पेशली ये गोल्ड कॉइन्स होते थे, ठीक है। अब ये सिर्फ गोल्ड कॉइन्स जो होते थे वो पूरे यूरोप में, पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होते थे। एक इकलौता सिक्का जो सिर्फ सोने से बना है, गोल्ड से बना है, वो गोल्ड कॉइन होता था, वो मोनोमेटलिज्म की कैटेगरी में आता था, ठीक है। अब बायोमेटल, अच्छा, इसमें ये भी चीज जानिएगा कि जो अमीर देश होते थे वो गोल्ड के सिक्के सर्कुलेट करते थे, जो गरीब देश होते थे कंपैरेटिवली वो सिल्वर के कॉइन्स को इशू करते थे, क्योंकि सिल्वर जो है वो गोल्ड के कंपैरिजन में एक तो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, दूसरा इसकी जो वैल्यू है वो कम है, मतलब सस्ता मिलता है। तो जो अमीर देश थे उनकी पूरी इकोनॉमी में गोल्ड ही सर्कुलेट हो रहा था, जो थोड़े गरीब देश थे वो सिल्वर के कॉइन को चला रहे थे। दिस इज मोनोमेटलिज्म। दोनों साथ में सर्कुलेट नहीं हो रहे थे, दोनों साथ में सर्कुलेट होना शुरू हुए थे बायमेटलिज्म में, जहां गोल्ड के सिक्कों के साथ साथ सिल्वर के सिक्के भी आपकी इकोनॉमी में एक साथ साइमल्टेनियसली प्रिवेल कर रहे थे। तो ये था बायमेटलिज्म, जहां पे दो अलग अलग मेटल से बने हुए अलग अलग सिक्के, जैसे गोल्ड से बना जो सिक्का था वो महंगा बड़ा पेमेंट करने के लिए यूज होता था। चांदी का जो सिक्का था वो थोड़े छुटपुट जो होते हैं ना, चिल्लड़ पेमेंट करने के लिए, वो इसलिए यूज होते थे। आइए बायोमेटलिज्म को और डिटेल में समझते हैं। बायोमेटलिज्म के बारे में जो सबसे पहली बात कही जा रही है वो ये है कि बायोमेटलिज्म इज दैट मॉनेटरी सिस्टम वेयर टू मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। तो बायोमेटलिज्म वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है जहां पे दो मेटल्स गोल्ड और सिल्वर दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू एक देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एज अ लीगल टेंडर। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि अंडर बायोमेटलिज्म जो गवर्नमेंट है ना, द गवर्नमेंट डिफाइंस मनी इन टर्म्स ऑफ बोथ गोल्ड एंड सिल्वर साइमल्टेनियसली। तो सरकार ही तय करती है, मनी को डिफाइन करती है गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में, और ये साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि दोनों साथ ही साथ प्रिवेल करेगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। Both types of coins, gold and silver, are standard coins and are used as full legal tender money। अब भाई आप लीगल टेंडर तो जानते हो ना, लीगल टेंडर का मतलब जो आपके देश की मॉनेटरी अथॉरिटी जिसे लीगलाइज करती है कि भाई आप अपने देश के अंदर इसी करेंसी में लेन देन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि गोल्ड और सिल्वर के जो स्टैंडर्ड कॉइन्स थे, दोनों को सरकार ने एक हिसाब से लीगल टेंडर पूरी तरीके से घोषित कर दिया था कि आप देश के अंदर कुछ भी लेन देन करेंगे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स के फॉर्म में आप करेंगे। अगला पॉइंट है, समटाइम्स बोथ द कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर बट ओनली इन वन देयर इज अ फ्री कॉइनेज। इसका मतलब ये था कि दोनों जो कॉइन्स थे वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर थे, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक फ्री कॉइनेज था। फ्री कॉइनेज का मतलब था कि दोनों में से किसी एक को आप किसी भी मिंट में जा करके मेटल दे करके उसे कॉइन में कन्वर्ट करवा सकते थे। या तो सिर्फ गोल्ड के सिक्के को ही आप ऐसा कर सकते थे, या तो आप सिर्फ सिल्वर के सिक्के को ही ऐसा कर सकते थे। वो डिपेंड करता था आपके देश की सरकार के ऊपर कि उन्होंने दोनों में से किसी एक सिक्के को, किस सिक्के को उन्होंने फ्री कॉइनेज करके रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि दिस वाज द केस इन फ्रांस, जहां पे सिल्वर फ्रैंक चलता था। अब सिल्वर फ्रांस में जो सिक्का चलता था वो था सिल्वर फ्रैंक, और सिल्वर फ्रैंक वाज नॉट सब्जेक्ट टू फ्री कॉइनेज, ठीक है। तो सिल्वर फ्रैंक वाज नॉट सब्जेक्ट टू फ्री कॉइनेज, तो वो फ्री कॉइनेज नहीं था, मतलब वहां पे जो सोने का सिक्का चल रहा था उसका फ्री कॉइनेज था। अगला पॉइंट कह रहे हैं, सच अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड लिंपिंग स्टैंडर्ड। ऐसे स्टैंडर्ड को लिंपिंग स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि भाई बायोमेटलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्होंने कहा कि अ क्लासिकल बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड पोजेसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला कहा इन्होंने, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं किसी भी देश के, ये दो मेटल से बनते हैं, से गोल्ड एंड सिल्वर, और जो दोनों कॉइन्स होते हैं वो एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। अंडर द सिस्टम द स्टैंडर्ड कॉइन्स ऑफ द कंट्री आर मेड अप ऑफ टू मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ द कॉइन्स सर्कुलेट साइमल्टेनियसली। दूसरा पॉइंट है, जो गवर्नमेंट है ना वो फिक्स करती है एडवांस में, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्सेस इन एडवांस द रेट एट विच द टू कॉइन्स विल एक्सचेंज फॉर ईच अदर।
तो सरकार जैसे अगर आपके पास 100 रुपए है तो एक एक रुपए का कितना सिक्का देना पड़ेगा? 100। अगर आपके पास 500 रुपए है तो 5-5 रुपए का 100 सिक्का देना पड़ेगा। तो सरकार ने पहले से सेट कर रखा है। वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन है। उस जमाने में गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ती घटती थी, आज भी बढ़ती घटती है। तो सरकार तय करती थी कि भाई एक सोने के सिक्के के बदले में आप कितने चांदी के सिक्के आप दोगे। द गवर्नमेंट फिक्सेस इन एडवांस द रेट एट विच द टू कॉइन्स विल एक्सचेंज फॉर ईच अदर। ठीक है। तीसरा, बोथ कॉइन्स आर फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स का मतलब ये होता है कि जिनकी जो फेस वैल्यू है और जिनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दोनों बराबर है। फेस वैल्यू का मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ जो अमाउंट है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल की वैल्यू है वो दोनों बराबर होती है। फुल बॉडीड कॉइन में का मतलब ये होता है। फर्दर बोथ कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और दोनों गोल्ड और सिल्वर के दोनों जो कॉइन्स थे वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर थे। मतलब जितना मर्जी, अच्छा अनलिमिटेड भी इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये दोनों मेटल्स बहुत प्रेशियस मेटल हैं और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो सरकार कहती थी जितना भी आप उसे सिक्के के फॉर्म में कन्वर्ट करा करके उसे देश की इकोनॉमी में आप सर्कुलेट करा सकते हैं। देखिए पेपर अनलिमिटेड लीगल टेंडर तो होता है, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप इशू कर दोगे तो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में क्या होता था, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत लिमिटेड मेटल्स तब भी थे, आज भी हैं, तो इसका अनलिमिटेड उतना भी कोई अनलिमिटेड है नहीं। ठीक है। सरकार ने बोल दिया अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसका मतलब सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, आप जितना मर्जी उतना आप सिक्का यूज कर सकते हो, क्योंकि सिक्का बनाना आपके हाथ में था। आप गोल्ड खरीद करके किसी भी मिंट में जाकर के उसे सिक्के में कन्वर्ट करवा सकते थे और इकोनॉमी में सर्कुलेट करा सकते थे। ठीक है। जैसे आपने किसी दूसरे देश से गोल्ड इंपोर्ट करा लिया अपने देश में, ठीक है, और किसी भी मिनट में ले जाकर के आपने क्या किया, उसे सिक्के में कन्वर्ट करा लिया। तो सरकार ने बोला था जितना मर्जी आप उतना ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Fourth one is there is a free and unlimited coinage of both the metals into standard monetary units। तो जो स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट्स थे दोनों कॉइन्स के फ्री और अनलिमिटेड कॉइनेज थे, जितना मर्जी उतना आप उसे बना के इशू कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जनरल पब्लिक के पास ये पावर थी। अगर आपके पास अभी समझिएगा ना, जैसे आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, आप क्या करते हो, आप उसे दे देते हो किसी ज्वेलर को और आप बोल देते हो कि भैया इसको ले लो और दूसरी ज्वेलरी दे दो या बदले में पैसा दे दो। वो ज्वेलर क्या करता है, उसे पिघला करके वापस किसी दूसरे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले के टाइम में ये होता था कि ज्वेलरी लेकर के या गोल्ड लेकर के या सिल्वर लेकर के उसे वो लोग सिक्के में कन्वर्ट करते थे और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी उस जमाने में। अगला कह रहे हैं कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दीज मेटल्स। क्योंकि अनलिमिटेड लीगल टेंडर सरकार ने बोल रखा है, घोषित कर रखा है, तो जितना मर्जी आप इंपोर्ट कराओ एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले थे। इसके आगे कहा जा रहा है कि सेवरल कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर ऑन बायोमेटलिज्म ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी 19वीं सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज भी बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। जो फ्रांस था उसने इस सिस्टम को 1803 में अडॉप्ट कर लिया था और ये 1853 तक, मतलब नेक्स्ट 52 ईयर्स बहुत अच्छी तरीके से इसने काम किया था, फ्रांस में चला था। उसके आगे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली ने एक मॉनेटरी यूनियन फॉर्म किया था ताकि ये बायोमेटलिज्म को साथ में अडॉप्ट कर लें और साइमल्टेनियसली प्रिवेल करें अपने आपस में। ये 4-5 देश जो थे, फ्रांस था, स्विट्जरलैंड था, बेल्जियम था, इटली था, ये चारों देश एक साथ इन्होंने क्या किया था 1853 से पहले पहले, क्योंकि 1853 तक बहुत अच्छे से काम किया। 1853 से पहले पहले इन चारों देशों ने मिलकर के मॉनेटरी स्टैंडर्ड, एक मॉनेटरी यूनियन बनाया जहां पे इन सब ने मिलकर के बायोमेटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। आगे कह रहे हैं बट ड्यू टू दिस सडन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ सिल्वर, जो ग्रेशम्स लॉ था वो कॉपरेट होने लगा इन सारे देशों में। अब ग्रेशम्स लॉ क्या है? ग्रेशम्स लॉ, सर थॉमस ग्रेशम्स क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उन्होंने ग्रेशम्स अपने नाम का एक लॉ दिया था जहां पे उन्होंने गुड मनी और बैड मनी की बात की थी। एक्चुअली में गुड मनी बैड मनी नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन उन्होंने दो करेंसी को जब रिलेट किया, जैसे गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, उसमें एक को गोल्ड गुड मनी बोला और एक को बैड मनी बोला। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डिटेल में समझ सकते हैं और आने वाले समय में भी ग्रेशम्स लॉ को और डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गए और जो सिल्वर कॉइन्स थे वही सर्कुलेशन में रह गए, है ना। तो लोग, अब आपके पास गोल्ड का सिक्का है और सिल्वर का सिक्का है, आप कोशिश करोगे कि पहले
सस्ते सिल्वर के सिक्के जो इकोनॉमी में भर भर के है, वो आप अपने पास से निकाल दो, फिर आप गोल्ड के सिक्के को यूज करोगे। तो बड़े जो वैल्यूएबल चीज है लोग उसे अपने पास रखना चाहते हैं, और जो इनवैल्यूएबल कंपेरेटिवली इनवैल्यूएबल चीज है उसे वो पहले निकालना चाहते हैं अपने पास से। तो यही इन्होंने बोला था, और यही मिलता जुलता ग्रेशम्स लॉ भी है कि गोल्ड का सिक्का सर्कुलेशन से बाहर हो गया और सर्कुलेशन में सिर्फ सिल्वर का सिक्का ही रह गया। अगला पॉइंट है हमारा, जो मॉनेटरी यूनियन है इन कंट्री का वो कोलैप्स हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो बिखर गया, टूट गया। ठीक है। In the closing year of 19th century, two international monetary conferences recommended that the adopting of bimetallism on an international scale. 19th सेंचुरी में दो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस हुए जहां पे ये कहा गया था कि ये चार देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में बायोमेटलिज्म अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। बट ऑन अकाउंट ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्री, ग्रेट ब्रिटेन ने रिकमेंड किया कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। भाई ग्रेट ब्रिटेन वैसे भी बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, उसकी हर जगह चलती है। तो ग्रेट ब्रिटेन ने ऑपोजिशन किया, उन्होंने बोला क्योंकि उनके पास पैसा था, वो गोल्ड स्टैंडर्ड अपने देश में प्रिवेल करा सकते थे, उन्होंने सीधे मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता। तो बट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्री जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ये रिकमेंडेशन पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और लास्ट में कह रहे हैं कि नाउ इन द 20th सेंचुरी बायोमेटलिज्म इज ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ओनली। तो बायोमेटलिज्म एक हिसाब से ज्यादा लंबे समय तक चला ही नहीं पूरी दुनिया में। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमेटलिज्म कहते किसको हैं। मोनोमेटेलिज्म के बाद ये जो बायोमेटेलिज्म आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को और डिटेल में कवर करेंगे, उसके बाद पेपर करेंसी स्टैंडर्ड पे मूव ऑन हो जाएंगे। आई होप एंड बिलीव कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।